नमस्कार बच्चों। आज कक्षा 12वीं का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण। तो चलिए इस वीडियो में हम उसे ही जानने की कोशिश करते हैं। और याद रखिएगा ये CBSE और साथ ही स्टेट बोर्ड का एक बहुत ही पसंदीदा प्रश्न है और 6 नंबरों के अंतर्गत यह प्रश्न आता है। तो चलिए इसके विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों है पूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन कीमत। तो सबसे पहले जो जरूरी चीज है कि आपको ये समझना होगा कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वास्तव में कैसा होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार को आपको मैं पहले रिकॉल करा दूं, एक ऐसा बाजार जिसमें एक समान वस्तुओं का निर्माण होता है, वस्तुएं बिल्कुल समरूप होती हैं। इसका अर्थ है कि रूप, रंग, आकार में एक जैसी होती हैं और यहाँ पर जो छोटी छोटी फर्में होती हैं ना, जिनसे मिलकर एक बड़े उद्योग का निर्माण होता है, वो सिर्फ कीमत प्राप्त करता होती हैं और जो उद्योग होते हैं कीमत का निर्धारण वही करते हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूर्ण प्रतियोगिता जैसे बाजार की स्थिति में कीमत का निर्धारण कैसे होता है। तो सबसे पहली चीज कि आपको जानना होगा कि आप जिस कीमत को पढ़ने जा रहे हैं वास्तव में उस कीमत की खास बात क्या है। इस कीमत को हम कहते हैं संतुलन कीमत। और याद रखिएगा बच्चों, संतुलन का जो अर्थ होता है वो यही है कि जिसमें बदलाव ना हो, ना बदलने की प्रवृत्ति, मतलब कीमत का उस बिंदु, उस स्तर तक पहुंच जाना जहां पर चेंजेस पॉसिबल नहीं होंगे। तो ठीक वैसे ही बच्चों आप याद रखिए कि संतुलन का अर्थ होता है बदलाव का ना होना। तो जब कीमत की ऐसी प्रवृत्ति हो जाए कि उसमें चेंजेस ना हो तो हम इसे कहेंगे बच्चों संतुलन कीमत। अब चलिए थोड़ा इसके इतिहास पे भी नजर डाल लेते हैं कि आखिर इस संतुलन कीमत की अवधारणा कब आई और किन किन अर्थशास्त्रियों ने इस पर क्या विचार दिया। तो संतुलन जो कीमत है बच्चों, उस पर प्रोफेसर मार्शल से पहले अर्थशास्त्रियों का बहुत अधिक विवाद था। अर्थशास्त्रियों का एक गुट ये मानता था कि किसी भी वस्तु की कीमत में उसके बनने वाली लागत का बहुत प्रभाव होता है। भाई जितना लगा है एक बेचने वाला, एक उत्पादक कम से कम उतनी कीमत तो चाहेगा ही। तो इस आधार पर एक जो पक्ष था वो लागत के आधार पर कीमत का निर्धारण मानना चाहता था। लागत, और लागत से हम समझ सकते हैं कि ये पूर्ति पक्ष के पक्षधर थे। उनका ये कहना था कि वस्तु की पूर्ति या वस्तु में लगने वाली लागत के आधार पर कीमत का निर्धारण होना चाहिए। अब ये भी जान लीजिए कि वो कौन अर्थशास्त्री थे। तो वो अर्थशास्त्री थे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के समूह में से हमारे लगान सिद्धांत के देयता डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो का ये मानना था कि किसी भी वस्तु की जो कीमत है वो उसके लागत पक्ष से निर्धारित की जानी चाहिए। वे लागत पक्ष या पूर्ति पक्ष के पक्षधर थे। अब वो कौन थे जिसे मांग के आधार पर जो कीमत का निर्धारण करना चाहते थे। तो बच्चों वो थे उन्हीं के समकालीन जेवेंस और वॉलरस। जेवेंस और वॉलरस का ये मानना था कि किसी भी वस्तु की जो कीमत होती है ना, एक उत्पादक लोगों की मांग को देखकर डिसाइड करता है। अगर मांग बहुत ही कम आ रही है तो वो वस्तु को थोड़ा सस्ते दाम पर भी बेचने को तैयार हो जाएगा, और अगर मांग बहुत ज़्यादा है, उस वस्तु के लिए क्रेज जिसको कहते हैं ना वो बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वो ज़्यादा कीमत भी ले सकता है। गलत तो वो भी नहीं थे अपने पक्ष में, बिल्कुल ऐसा ही तो होता रहता है। तो जेवेंस और वॉलरस का मानना था कि वस्तु की जो कीमत होती है वो मांग पक्ष उस पर हावी होता है और मांग द्वारा निर्धारित होती है। तो आखिर आज का दृष्टिकोण क्या है। तो बच्चों मार्शल ने इन दोनों ही दृष्टिकोणों को एक करने का काम किया है। इसीलिए तो मार्शल किसी भी सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या करने में सिद्ध हस्त अर्थशास्त्री थे। परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट इकोनॉमिक्स जिसे कहा जाए वैसे थे हमारे मार्शल। और मार्शल ने
ये डिसाइड किया और प्रूफ भी किया, साबित भी किया कि किसी वस्तु की जो कीमत है वो दोनों पक्ष से निर्धारित होती है। और फिर जो उन्होंने फॉर्मूला दिया वो ये था, मांग बराबर पूर्ति। किसी वस्तु की कीमत वही तय होगी जहां पर वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर हो जाए, या सीधे सरल शब्दों में कहूं कि जहां पर बेचने वाला भी बेचने को तैयार हो जाए और खरीदने वाला भी खरीदने को तैयार हो जाए, तो इस स्थिति में संतुलन कीमत का निर्धारण होगा। तो अब आपने समझा कितना सरल दृष्टिकोण दिया मार्शल ने और दोनों ही पक्षों को बराबर महत्व दिया। और आज किसी भी वस्तु के कीमत निर्धारण में सिर्फ मांग, सिर्फ पूर्ति काम नहीं आती, बल्कि मांग और पूर्ति दोनों को महत्व दिया जाता है। और पूर्ण प्रतियोगिता में भी मांग और पूर्ति दोनों पक्षों के द्वारा ही कीमत निर्धारित की जाती है। तो चलिए अब इसके साथ हम समझते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण कैसे होता है। तो अब पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में मांग के और पूर्ति के द्वारा कीमत निर्धारण को तो किसी तालिका और चित्र के द्वारा ही स्पष्ट करना होगा। तो चलिए हम समझते हैं तालिका और चित्र के द्वारा पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण। जो यकीन है बच्चों आपको बहुत ही सरल लगेगा और पढ़ने में अच्छा भी लगेगा। तो अपनी बात को प्रूफ करने के लिए मार्शल ने एक लाइन कही थी बच्चों। उस लाइन को आज भी हम अर्थशास्त्र में बड़े ही गौर से पढ़ते हैं। उन्होंने कहा था कि मांग और पूर्ति कैंची की दो फलकों के जैसे हैं। जिस तरह कपड़ा, कागज कुछ भी काटने के लिए कैंची के दोनों फलकों का होना जरूरी होता है, ठीक वैसे ही कीमत के निर्धारण में मांग और पूर्ति का होना भी जरूरी होता है। कई बार एग्जाम में उनके इस वक्तव्य को, उनके इस वाक्य के आधार पर पूछ दिया जाता है कि मार्शल ने जो कहा था कि कैंची की फलकों के समान है मांग और पूर्ति, इसे सिद्ध कीजिए। और ऐसा कोई प्रश्न आ जाए बच्चों तो आपको तालिका और चित्र के द्वारा इसे साबित करना होगा कि मांग और पूर्ति के बराबर होने पर ही संतुलन कीमत का निर्धारण होता है। अब इसे एक तालिका से स्पष्ट करने के लिए मैं यहाँ पर एक ओर कीमत को ले रही हूँ और दूसरी ओर पूर्ति को लूंगी और एक ओर मांग को लूंगी और स्थिति को देखेंगे। बच्चों इस तालिका को रटने की बजाय आप इसके कॉन्सेप्ट को अगर समझे हुए हैं तो बड़ी आसानी से ये तालिका आप अपनी बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कीमत को बता रही हूँ। मैं अगर कीमत 5, 4, 3, 2 और 1 लेती हूँ तो याद रखिए पूर्ति मतलब उत्पादक की नज़र से सोचिए, बेचने वाले की नज़र से सोचिए, वह ज़्यादा कीमत पर ज़्यादा वस्तु बेचना चाहेगा या नहीं। डेफिनेटली आपका जवाब हाँ है। तो जब वह ज़्यादा कीमत पर ज़्यादा वस्तु बेचना चाहेगा तो आप पूर्ति भी ज़्यादा दिखा दीजिए। जैसे अगर 5 है कीमत तो आपने दिखा दी 50, ये आपने दिखा दिया 40, और फिर जैसे जैसे कीमत कम होगी उसको बेचने का मन नहीं करेगा, तो इसीलिए फिर वह और भी ज़्यादा पूर्ति को कम करता चला जाएगा। इसीलिए मैंने 5 रुपए में 50 और 1 रुपए में 10 वस्तु की पूर्ति को यहाँ पर लिया है। आप 100 लीजिए, 60 से शुरू कीजिए, 200, 300 से शुरू कीजिए, मर्जी आपकी। बस कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जब कभी कीमत ज़्यादा होती है तो पूर्ति भी ज़्यादा होती है और कीमत कम हो जाती है तो पूर्ति भी कम हो जाती है, अर्थात धनात्मक संबंध से जुड़ी हुई होती है। अब ठीक वैसे ही मांग को ले लीजिए। तो मांग के लिए आप बन जाइए एक खरीदार। आप कैसी वस्तु पसंद करते हैं, अच्छी भी हो और सस्ती भी हो, उसमें आपको संतुष्टि थोड़ी ज़्यादा मिलती है। तो चलिए आप अगर ज़्यादा कीमत है तो क्या ज़्यादा वस्तुएं खरीदना चाहेंगे? डेफिनेटली नहीं। तो चलिए यहाँ पर हम रख लेते हैं 10। अगर वस्तु की कीमत हो गई 5 रुपए
तो जो खरीदार है वो इस महंगी कीमत पर नहीं खरीदना चाहेगा, वह 10 ही लेगा। जैसे जैसे कीमत घटती जाएगी खरीदार खुश होता जाएगा और वो धीरे धीरे मांग को बढ़ाता जाएगा। यही तो है मानव व्यवहार। तो चलिए उसी के आधार पे मांग के पॉइंट्स लिख लेते हैं कि 5 रुपए कीमत होने पर मांग 10 होगी, 4 रुपए होने पे थोड़ी बढ़ गई 20, 3 रुपए होने पे हो गई 30, 2 रुपए होने पे हो गई 40, और जब वस्तु सबसे सस्ती 1 रुपए के बराबर हो गई तो वो हो गई 50। अब आपको इस तालिका में कहीं साम्य दिख रहा है, कहीं संतुलन दिख रहा है, जहां मांग भी बराबर हो, पूर्ति भी बराबर हो, फिर जो कीमत होगी वही तो है संतुलन कीमत। तो ये तीसरी, जब वस्तु की कीमत 3 रुपए के बराबर है बच्चों, तब वस्तु की पूर्ति भी 30 है, वस्तु की मांग भी 30 है, अर्थात हम कह सकते हैं कि 3 रुपए ही संतुलन कीमत है। क्यों है बच्चों? क्योंकि यहाँ पर मार्शल के अनुसार मांग बराबर है पूर्ति के। तो ये तो हमने तालिका से प्रूफ कर दिया। अब चित्र बनाकर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो 3 स्थितियां कौन सी होती हैं। जी हाँ बच्चों, संतुलन कीमत के निर्धारण में भी 3 स्थितियां होती हैं। एक संतुलन कीमत का निर्धारण, दूसरा अतिरिक्त पूर्ति की स्थिति, और तीसरा अतिरिक्त मांग की स्थिति। तो जब हम इसे चित्र द्वारा समझेंगे तो इन दोनों ही स्थितियों को भी समझेंगे। तो चलिए सेम इसी तालिका के आधार पर मैं चित्र भी बना देती हूँ। अब बच्चों OX अक्ष और OY अक्ष को ले लेंगे और बहुत अच्छे से हम तीनों ही स्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे। ये रहा OX अक्ष, जिस पर मैं दर्शा रही हूँ मांग को भी और पूर्ति को भी, और इस ओर मैं दर्शाऊंगी कीमत को। अब 1-1 सेंटीमीटर के अंतर पे हमने ये 5 इकाइयां खींच ली, और इसी के साथ यहाँ पर कीमत के लिए भी हमने खींच ली 5 इकाई। 5, 4, 3, 2, 1। और ठीक ऐसे ही हम खींच लेंगे 10, 20, 30, 40, 50। अब आपको संतुलन कीमत का निर्धारण करते समय आप चाहें तो एक एक को मिलाकर और तब मांग वक्र और पूर्ति वक्र को खींच सकते हैं। तो चलिए उसी प्रक्रिया से हम करते हैं। बच्चों सबसे पहले हम बनाएंगे मांग वक्र को। ठीक, तो मांग वक्र बनाने के लिए याद कीजिए कि जब वस्तु की कीमत 5 रुपए थी, वस्तु महंगी थी, तो मांग कितनी थी बच्चों? 10। तो इस 10 की सिधाई में मैंने लगा दिया। जब कीमत घटकर 4 रुपए हुई तो कितनी हो गई? 20। जब कीमत घटकर 3 रुपए हुई तो कितनी हो गई बच्चों? 30। जब कीमत घटकर 2 हो गई तो मांग बढ़कर हो गई बच्चों 40। और ठीक वैसे ही जब कीमत घटकर 1 हो गई तो मांग हो गई अधिकतम, वो हो गई 50। अब इसके आधार पे आप बड़ी आसानी से अपना मांग वक्र बना सकते हैं। इसे थोड़ा सटीक बनाने का प्रयास कीजिएगा। आराम से आप इस मांग वक्र को बना सकते हैं। ये रहा आपका DD मांग वक्र। और अब इसी के आधार पे बच्चों हम खींच लेते हैं SS पूर्ति वक्र को। तो याद कीजिए, जब पूर्ति कम थी, मतलब कीमत कम थी, तो पूर्ति भी क्या थी बच्चों? कम। तो यहाँ 1 रुपए पे मात्र 10 की पूर्ति थी। जब कीमत बढ़कर 2 रुपए हुई तो थोड़ी पूर्ति भी बढ़ी थी, तो इसकी सिधाई में ये बिंदु लगा लिया। फिर जब कीमत बढ़कर 3 रुपए हुई तो पूर्ति और बढ़ी, मतलब इसी बिंदु पर आ गया। और आपको अब समझ में आ रहा है कि यही क्या होगा हमारा संतुलन बिंदु। और जब कीमत बढ़कर 4 रुपए हुई तो उसके आधार पर पूर्ति बढ़कर 40 हो गई, और जब कीमत बढ़कर 5 रुपए हुई तो पूर्ति भी बढ़कर 50 हो गई। अब इन सब को मिलाते हुए आप एक पूर्ति रेखा खींच लीजिए,
जो होगी SS। और इसे बनाते समय ही आपको क्लियर हो गया है कि यहाँ पर है संतुलन बिंदु, जिसे हम नाम दे देते हैं E का। बहुत से बच्चों का प्रश्न होता है कि मैडम E ही क्यों, F क्यों नहीं? बिल्कुल आप लिख सकते हो, आपकी इच्छा है, लेकिन E फॉर इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम हिंदी में क्या है बच्चों? संतुलन। इसीलिए अक्सर संतुलन बिंदु को E ही कहा जाता है। अब ये तो स्थिति हुई बच्चों संतुलन बिंदु की, ये हमारा आ गया संतुलन बिंदु। अब इस संतुलन बिंदु के ऊपर और नीचे की स्थिति क्या होती है? इस स्थिति को क्या कहेंगे और इस स्थिति को क्या कहेंगे? जो मैंने आपसे कहा था कि 3 स्थितियां होती हैं। एक तो हो स्थिति आपने समझ ली, वो है संतुलन बिंदु, जहां पर निर्धारित हो गई संतुलन कीमत, और वो संतुलन कीमत क्या है बेटा? वो संतुलन कीमत है 3 रुपए। ठीक वैसे ही बच्चों संतुलन मात्रा हमारी निर्धारित हो गई। वो संतुलन मात्रा क्या है बच्चों? तो वो संतुलन मात्रा है 30। अब जो दूसरी स्थिति होती है उसे हम कहते हैं अतिरेक पूर्ति की स्थिति। और अतिरेक पूर्ति की स्थिति इस चित्र में कहाँ है? अधिक पूर्ति की स्थिति इस चित्र में कहाँ है? तो अधिकतम को अगर आप लेंगे बच्चों, तो अधिकतम के आधार पर देखिए, जब वस्तु की कीमत 5 रुपए थी तब मांग मात्र इतनी। जब वस्तु की कीमत 5 रुपए तब मांग क्या है? सिर्फ इतनी। और साथ ही पूर्ति को देख लीजिए कि जब वस्तु की कीमत इतनी है तो ये पूरा भाग क्या है? ये अतिरिक्त पूर्ति की स्थिति है, क्योंकि 5 रुपए कीमत पर वो 50 के बराबर पूर्ति कर रहा है। तो ये पूरा भाग, जिसे आप छायांकित भी करके बता सकते हैं कि ये अतिरिक्त पूर्ति की स्थिति है। ठीक वैसे ही बच्चों अतिरिक्त मांग की भी स्थिति को देखिए कि जब कीमत घटकर 1 रुपए हो गई थी तब पूर्ति तो कम थी 10, लेकिन मांग बढ़कर कितनी हो गई है? 50। तो आप जरा देख लीजिए कि पूर्ति मात्र इतनी है, लेकिन मांग जो है वो बढ़कर इतनी हो गई है। तो ये जो कंडीशन है ना बच्चों, आप इसे कह सकते हैं ये है अतिरिक्त मांग। और जब कभी आप बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन में इसे सॉल्व करें तो संतुलन बिंदु बताते ही उसके नीचे में तुरंत बताइएगा कि ये संतुलन बिंदु है और अतिरिक्त पूर्ति की स्थिति कहां से कहां तक है। तो इसके लिए आप अगर इसे A और इसे B, इसे C और इसे D का नाम दे दें तो आप बड़ी आसानी से बता देंगे कि A से B तक कौन सी कंडीशन है बच्चों? अतिरिक्त पूर्ति की, एक्सेस सप्लाई की। और आप बता देंगे कि C से D तक कौन सी स्थिति है? ये तीसरी जो स्थिति है जिसे हम कहते हैं अतिरेक मांग, उस अतिरेक मांग की स्थिति को भी आप C, D से बड़ी आसानी से बता देंगे। तो जब कभी पूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन कीमत के निर्धारण को बताइए बच्चों, तो उसके साथ अतिरिक्त मांग और अतिरिक्त पूर्ति की स्थिति को भी बताना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा पूर्ण प्रतियोगिता में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होता है, जो होता है समय तत्व का महत्व। तो समय तत्व के महत्व को भी मार्शल ने बहुत अधिक इम्पोर्टेंस दिया है बच्चों, और अति अल्पकाल, अल्पकाल और दीर्घकाल को बताया है। और उसी के साथ एक और कॉन्सेप्ट जो उन्होंने क्लियर किया है कि किस समय काल में हम बाजार कीमत निर्धारित होती है और किस समय काल में सामान्य कीमत निर्धारित होती है। तो चलिए समझते हैं उस कॉन्सेप्ट को भी बड़ी आसानी से। याद रखिएगा बच्चों, हमारे जीवन में जैसे समय का महत्व है, ठीक वैसे ही वस्तुओं की कीमत निर्धारण में भी समय तत्व बहुत अधिक प्रभावी होता है। और यहाँ मैं जब समय तत्व को पढ़ाऊंगी आपको, तो सैद्धांतिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण दोनों ही आपको बताऊंगी, ताकि आप इस बात को सिर्फ पढ़े ही नहीं, अच्छी तरह समझ भी जाएं। चलिए, पूर्ण प्रतियोगिता में अगर
समय निर्धारण में मैं संतुलन कीमत में समय को लूं तो समय तत्व बच्चों इसे 3 भागों में बांटा है अर्थशास्त्रियों ने, और जिसका श्रेय पूरा का पूरा जाता है हमारे वैज्ञानिक अर्थशास्त्री प्रोफेसर मार्शल को। तो आइए उनका समय तत्व का निर्धारण हम समझते हैं। यहाँ उन्होंने 3 काल में बांटा है। एक स्थिति कही है अति अल्पकाल की। अति अल्पकाल को मैं दिनों, सप्ताह या घंटों में ना बात कर इस कॉन्सेप्ट को आपको समझाना चाहती हूँ कि आप अति अल्पकाल को ऐसे समझिए कि जब वस्तु की पूर्ति में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है और सिर्फ मांग के द्वारा ही वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। मतलब मांग अगर ज़्यादा हो रही होगी तो उत्पादक खुद ही अपनी वस्तु की कीमत को बढ़ा देगा, और अगर मांग कम हो रही होगी तो उत्पादक अपनी वस्तु को बेचने के लिए खुद ही कीमत को कम कर देगा। अब आइए इसी बात को समझ लेते हैं एक छोटे से चित्र के माध्यम से। अति अल्पकाल में आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मांग पक्ष हावी रहता है। अगर मांग पक्ष प्रभावी है या हावी है तो किस में हावी है? वस्तु की कीमत निर्धारण में। मतलब वस्तु की कीमत ज़्यादा होगी या कम, ये डिसाइड कौन करेगा? तो ये डिसाइड करेगा मांग वक्र। अब चलिए इसे एक चित्र के माध्यम से मैं आपको बता दूं। जैसे वस्तु की पूर्ति यहाँ पर बच्चों बिल्कुल भी स्थिर होती है। तो वस्तु की पूर्ति अगर स्थिर है इसका मतलब वो सीधी रेखा के रूप में, खड़ी सीधी रेखा के रूप में आ जाती है। तो यहाँ पर अगर मैं वस्तु की पूर्ति और मांग दोनों को लूं तो पूर्ति रेखा में बिल्कुल सीधी बनाऊंगी। अब किससे डिसाइड होगा बच्चों? कीमत मांग से। तो एक मांग वक्र जो अपने आकार में है, जिसे मैं यहाँ पे डी का नाम दे रही हूँ, ये जहाँ पर पूर्ति को काटा वहाँ पर ही संतुलन कीमत आ गई, वो है ओपी की स्थिति। अगर किसी कारणवश मांग में वृद्धि हो जाती है, वृद्धि मतलब बढ़ना बच्चों, मांग का बिल्कुल ही बढ़ जाना, तो जब कोई भी उत्पादक ये देखेगा कि पहले 10 खरीदार थे और अब 100 खरीदार हो गए हैं, लेकिन उसके पास 100 वस्तु नहीं है, तो वो वहाँ पर जितनी भी वस्तु है उसकी एक तरह से कीमत को बढ़ा देगा, ताकि जितनी भी है कम से कम उसमें फ़ायदा तो कमा सके। यही एक उत्पादक का नज़रिया होता है। तो बच्चों अगर मांग किसी भी हाल में बढ़ गई, एक नया मांग वक्र मिल गया D1, तो यकीन जानिए कीमत वो नहीं रहेगी, कीमत भी नहीं मिल जाएगी, वो होगी OP1। OP से बढ़कर OP1 हो जाएगी, क्योंकि उत्पादक लाभ को कमाने के लिए वह तुरंत ही कीमत को बढ़ा देगा। अगर किसी कारणवश कीमत हो जाती है कम, ये देखिए, अगर एक नया मांग वक्र मिलता है और कीमत हो जाती है कम, जिसे मैं D2 का नाम दे दूं, तो तुरंत ही जो उत्पादक है, अगर मांग कम हो जाती है तो तुरंत ही उत्पादक कीमत को भी कम कर देगा। देखिए कितना कम कर दिया उसने, OP2। तो यहाँ से हो गई कीमत डाउन। तो देखा आपने, कीमत ज़्यादा होगी, संतुलित होगी या कम होगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु की मांग कैसी है। तो आपको याद रखना है, अति अल्पकाल में वस्तु की कीमत निर्धारण में अगर पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है तो मांग पक्ष हावी होता है। अब ठीक इसे ही बच्चों दूसरी कंडीशन को देख लेते हैं, जिसे हम कहते हैं अल्पकाल। इस अल्पकाल की खास बात यह होती है कि हम कुछ मात्रा में पूर्ति को समायोजित कर सकते हैं। मतलब कुछ मात्रा में हम पूर्ति को बढ़ा या घटा सकते हैं, लेकिन बहुत कम, कुछ मात्रा में। इसीलिए कई अर्थशास्त्री कह देते हैं कि यहाँ पर पूर्ति के द्वारा कीमत का निर्धारण हो जाता है। लेकिन
मैंने कहा था ना, व्यवहारिक दृष्टिकोण समझिए कि व्यवहारिक रूप से यहाँ पर भी कीमत निर्धारण में मांग ही हावी होती है। पूर्ति, क्योंकि पूर्ति को बहुत ज्यादा समायोजित नहीं किया जा सकता, कुछ मात्रा में समायोजित किया जा सकता है। जैसे बच्चों, आपके पास 10 चीजें थी, यहाँ मैं एक उदाहरण से बताऊं कि 10 चीजें थी बेचने के लिए और आपने उसकी कीमत 50 रखी हुई थी। आप कुछ मामले में उसे और बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए कि आप अधिकतर 20 वस्तु समायोजित कर सकते हैं। 10 आपने दुकान में रखी है और 10 अपने गोदाम में रखी है, तो आप कभी जरूरत पड़ी तो बाकी 10 को भी मंगा सकते हैं। मतलब टोटल आपके पास वस्तु कितनी है? 20। अब मैं आपसे पूछती हूं कि अगर मांग 40 की आ गई, अगर मांग जो है बेटा वो 40 के बराबर आ गई, तो क्या आप कीमत नहीं बढ़ाएंगे? भाई मांग 40 की, वस्तु आपके पास कितनी है? 20। आपने उसकी कीमत क्या रखी है? 50। तो अगर 40 लोग उसे मांगने के लिए आ गए, तो क्या आप एक उत्पादक के रूप में लाभ कमाने के लिए कीमत को नहीं बढ़ाएंगे? डेफिनेटली आपका जवाब होगा हाँ। तो बच्चों, अगर जवाब हाँ है तो इसे समझिए कि व्यवहारिक रूप से अल्पकाल की कंडीशन में भी मांग ही प्रभावी होती है कीमत के निर्धारण में। भले ही सैद्धांतिक रूप से आप ये कह दें कि नहीं, पूर्ति पक्ष का भी प्रभाव होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन ज्यादा प्रभाव मांग पक्ष का ही होगा। और मुझे लगता है कि मैं इस उदाहरण से अपनी बात आप तक पहुंचा पाई हूं। अब चलिए इसके लिए जो चित्र है हम उसे देख लेते हैं। इस चित्र के निर्माण में हम मांग और पूर्ति दोनों के ही नए नए वक्रों का उपयोग करने वाले हैं। जैसे पहले एक सिंपल, मैं साधारण संतुलन कीमत का निर्धारण कर दूं। ये रहा मेरा आरंभिक मांग वक्र जिसे मैंने डी का नाम दिया। ये रहा मेरा आरंभिक पूर्ति वक्र जिसे मैंने एस का नाम दिया। और ये रही मेरा संतुलन बिंदु और ये मेरी कीमत ओपी। ठीक, और यहाँ पर मांग और पूर्ति की जो है वो मात्रा हो गई, वो हो गया ओक्यू। अब किसी कारणवश मांग जो है वो बढ़ गई, मांग बढ़ गई मतलब आगे की तरफ जाएगी। एक नया मांग वक्र मुझे मिल गया, ये मेरा नया मांग वक्र है D1 D1। अब देखिए मेरा संतुलन बिंदु ई ही रहा क्या? आप खुद बताइए, मेरा संतुलन बिंदु ई नहीं रहा। अब एक नया संतुलन बिंदु आ गया, वो है E1। और इससे अगर मैं कीमत को निर्धारित करूं बच्चों, तो यहाँ पर ये बढ़कर कितनी हो गई? P1। तो बढ़ी ना कीमत, और बताइए मुझे किस वजह से बढ़ी? मांग की वजह से बढ़ी। तो व्यवहारिक दृष्टिकोण जो है वो आपका यही रहेगा कि मांग की वजह से यहाँ पर भी कीमत में वृद्धि हो रही है। अब बच्चों, चूंकि समय अल्पकाल का है, तो क्या मैं पूर्ति को बहुत अधिक बढ़ा सकती हूँ? नहीं। तो उस स्थिति में मेरा ये जो पूर्ति वक्र है एक सीमा के बाद जाकर वो खड़ा हो जाएगा कि यहाँ तक तो बढ़ सकता है, लेकिन अब उससे आगे कंडीशन नहीं बढ़ सकती है। तो यहाँ पर पूर्ति को बढ़ाना हमारे लिए संभव नहीं होता है। तो अब देख लेते हैं उस कंडीशन को जहाँ पर मांग जो है वो कम हो गई। एक नया मांग वक्र मिला जो है D2। अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो संतुलन बिंदु ये है बच्चों, वो है E2। और अगर मैं कीमत के निर्धारण को लूँ तो कीमत घटकर हो गई है OP2। आप स्वयं देख लीजिए। अब यहाँ पर मात्रा को अगर देखें कि कीमत अगर बढ़ी तो पूर्ति की मात्रा भी बढ़कर Q1 हो गई। कीमत अगर घटी है और मांग घटी है, जिसकी वजह से कीमत घटी है, तो पूर्ति भी घटकर Q2 हो गई। तो बड़ी आसानी से आप इसे बता सकते हैं। मांग पूर्ति वक्र को एक रेखा के बाद, एक बिंदु के बाद आप सीधा खड़ा कर दीजिए और बता दीजिए कि किस तरीके से मांग हावी रहती है
अल्पकाल की कंडीशन। जो पक्ष है वो दीर्घकाल का है और उस दीर्घकाल में आपको याद रखना है कि मांग भी पूर्णतः बदल जाती है, पूर्ति भी बदल जाती है। तो किसी भी वस्तु का जो सामान्य कीमत होता है वही दीर्घकाल वाली कीमत ही होती है। तो कुछ बातें जो आपको इसके साथ ही याद रखनी है कि जब कभी भी आप पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण को बताएं तो आपको समझना है कि फर्म कीमत प्राप्त करता प्राइस टेकर होती है और प्राइस जो है वो तय करता है उद्योग। तो बच्चों, और सामान्य कीमत स्तर दीर्घकाल की कीमत है। इसके अलावा अगर प्रश्न आए सामान्य कीमत किसे कहते हैं, तो सामान्य कीमत वह कीमत है जो बाजार में उस स्थिति में प्रचलित होने की प्रवृत्ति प्रकट करती है जिसमें मांग और पूर्ति को समायोजित होने का पूरा समय मिल जाता है। इसी के साथ बच्चों 1 नंबर का यह प्रश्न पूछा जाता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग की प्रत्येक फर्म कीमत डैश होती है। तो आपको लिखना पड़ेगा प्राप्तकर्ता होती है। तो इस तरीके से पूर्ण प्रतियोगिता में आप कीमत निर्धारण के इस एक लेक्चर को सुन लीजिए। फिर मांग और पूर्ति की शक्तियों का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है इसे लेकर मैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक याद रखिए, आपकी सफलता ही मेरा उद्देश्य है। पढ़ते रहिए, कुछ अच्छा करते रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।